और इसलिए क्वेश्चन भी मैं वहां पर स्किप कर दिया था। मॉर्निंग में बहुत बच्चों को स्कूल रहता है ना, नहीं ले सकता क्लास। एक क्वेश्चन हमसे, कॉन्सेप्ट हमसे छूटा था, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, ये यूज होते रहता है। write the correct order of rotational energy barrier. Write the correct order of rotational energy barrier. ठीक है, इसमें 3 कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, ये 3 कंपाउंड्स हैं। इसमें रोटेशनल एनर्जी बैरियर को हमसे पूछा गया है। रोटेशनल एनर्जी बैरियर कहने का मतलब ये होता है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर कहने का मतलब ये होता है कि आप एक रिंग को फिक्स कर लीजिए, पकड़ लीजिए ऐसे, एक रिंग को पकड़ लीजिए और दूसरे रिंग को घुमाइए ऐसे, पकड़ लीजिए, इसको घुमाइए, पकड़ लीजिए, इसको घुमाइए, ठीक है। तो एक रिंग के रेस्पेक्ट में दूसरा रिंग को जब रोटेट किया जाएगा, तो जितना ज्यादा डिफिकल्टी से वो रोटेट होगा, उसका एनर्जी बैरियर उतना ही ज्यादा होगा। और जितना इजियर रोटेट हो जाएगा, इजिली रोटेट हो जाएगा, ठीक है, उतना ही कम उसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर होगा। क्वेश्चन समझ में शायद आ गया होगा। किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे रिंग को घुमाया जाएगा, जितना इजिली वो रोटेट हो जाएगा, एनर्जी बैरियर उतना कम होगा, ठीक है। और जितना डिफिकल्टी से वो रोटेट होगा, एनर्जी बैरियर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन। अब हमें इसमें क्या सोचना है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी का टॉपिक है, एरोमेटिसिटी से ही सोचाएगा, ठीक है। वन बाय वन हम सोचते हैं। देखिए, इसको आप डबल बॉन्ड जो दिया गया है, इसको आप 2 तरीके से डिलोकलाइज कर सकते हैं। एक, इस नेगेटिव चार्ज को आप यहां ले आइए, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को डिलोकलाइज करिएगा तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव को पाने के साथ ही ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा और निगेटिव को पाने के साथ ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। यानी ऐसा होने का टेंडेंसी इसका बहुत अच्छा होगा। और हम पढ़े कि जहां पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, कोई एक स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर सभी बातों को एक्सप्लेन नहीं करता है, रादर
हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही इसके सभी बातों को एक्सप्लेन करता है। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करने जाएंगे, तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। इससे फायदा ये होगा, इन दोनों के एरोमेटिक होने से फायदा ये होगा कि ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली इसमें डिलोकलाइज्ड होगा, ताकि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए और एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पूरी तरह से आए, और कंप्लीट निगेटिव चार्ज यहाँ भी आए और एरोमेटिक कैरेक्टर पूरी तरह से यहाँ आपको आ जाए। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। अब हम इसमें आते हैं। इसमें अगर हम इसको इस साइड लाते हैं, सोच रहे हैं हम लोग, अगर इस साइड लाते हैं तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव। अब देखें, ये पार्ट तो एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये 2 2 4 2 6 2 8 ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यानी कि इस रास्ता से हमें एंटी एरोमेटिसिटी हमें किसी भी तरह से नहीं लाना है। भले ही कोई स्पेसी एरोमेटिक हो पाए या ना पाए हो पाए, नॉन एरोमेटिक ही क्यों ना रह जाए, लेकिन उस स्पेसी में आपको एंटी एरोमेटिसिटी कहीं से नहीं लाना है। ठीक है, इसको उल्टा डिलोकलाइज करके देखते हैं। अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ट्रोपिलियम आयन जैसा बन जाएगा। इसके लिए एरोमेटिक का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको जब आप यहाँ लेके जाते हैं तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यानी कि ना ही ये इस तरीके से डिलोकलाइज होगा और ना ही ये इस तरीके से डिलोकलाइज होगा। ये आपको जैसे है पाई बॉन्ड, यहीं पर आपको पड़ा हुआ रह जाएगा। यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ कंप्लीटली लोकलाइज्ड होगा। ये ना ही यहाँ और ना ही यहाँ डिलोकलाइज हो पाएगा। ठीक है, और आगे सोचते हैं। इसमें अगर हम इसको इस तरह से डिलोकलाइज कर दें तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब हम बनाने जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। निगेटिव इसको मिल गया और यहाँ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। ये ट्रोपिलियम आयन है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पर भी पाई बॉन्ड एरोमेटिसिटी को पाने के लिए कंप्लीटली आपको डिलोकलाइज होकर यहाँ आ गई, यानी ये प्योर सिंगल बॉन्ड बचेगा लगभग। यहाँ पर भी आपको कंप्लीटली डिलोकलाइज होकर के यहाँ आ गया, यानी यहाँ पर भी लगभग आपको प्योर सिंगल बॉन्ड बचेगा। लेकिन ये तो आपको डिलोकलाइज हुआ ही नहीं। तो जब ये आपको डिलोकलाइज हुआ ही नहीं, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर पूरी तरह से यहाँ रह जाएगा। और डबल बॉन्ड आपको क्या प्रोवाइड करता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यानी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी से ये रोटेट होगा। तो एनर्जी बैरियर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा ऑर्डर बैरियर हो जाएगा सेकेंड का। अब रहा फर्स्ट एंड थर्ड का कंपटीशन। फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए, ये वाला पार्ट तो दोनों जगह बराबर है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में देखिए, यानी इसमें और इसमें, इन दोनों में देखिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, लेकिन इससे ज्यादा रेजोनेंस तो यहाँ है। यानी कि ये मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? ये मोर स्टेबल देन 1। इट इज मोर स्टेबल देन 1। और इसीलिए ये जब 1 से ज्यादा स्टेबल है, ये जब 1 से ज्यादा आपको स्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है और ज्यादा डिलोकलाइज होगा। ज्यादा स्टेबल है यानी कि स्पाई बॉन्ड को और बढ़िया से लोग लेन देन करेगा, डिलोकलाइज करेगा। यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा हो और डबल बॉन्ड करेक्टर आपको ना के बराबर हो। यानी कि इसके अबाउट फ्री रोटेशन सबसे आसान होगा। तो एनर्जी बैरियर इसके अबाउट सबसे कम होगा। तो थर्ड होगा सबसे कम और फर्स्ट होगा उसके ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट है। कल जो मैंने एक डिस्कशन में क्वेश्चन रखा था, उसका भी जवाब आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है।
हम लोग टॉटोमेरिज्म सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए अपने नोट्स को कल लास्ट में जो मोनोकार्बोनिल का स्टेबिलिटी सिखाए थे, वो 1 मिनट खाली देख लीजिए आप, हमको समझाना आसान हो जाए। 1 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, आप उसको अपने कॉपी से देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है? याद कर लिया आप लोग? देख लिए ना? हाँ, उसी से मुझे एक्सटेंड करना है आगे, इसलिए मैंने आपको कहा कि एक बार आप देख लीजिए, ठीक है? आज हम लोग को डाइकार्बोनिल्स पढ़ना है, डाइकार्बोनिल्स। कल वाले में हमने ये सीखा था कि अगर आपको मोनोकार्बोनिल दे दिया जाए और वो इनॉल फॉर्म में जाता है और अगर इनॉल फॉर्म में कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा है सच, तो इनॉल आपका लगभग 0% होगा और कीटो फॉर्म मोनोकार्बोनिल में लगभग 100% होता है। और ऐसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर हम 2,4-DNP जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट देता है और अगर इसमें हम न्यूट्रल FeCl3 ऐड कर देते हैं, तो इनॉल 0% होने के कारण टेस्ट आपको नेगेटिव चला जाता है। हमने ये भी सीखा था कि मोनोकार्बोनिल में ही लास्ट वाला केस, मोनोकार्बोनिल में ही अगर आपको इनॉल फॉर्म फेनॉल हो, इनॉल फॉर्म क्या हो? फेनॉल हो, और हम जानते हैं कि फेनॉल एरोमेटिक होता है, फेनॉल स्टेबल होता है। तो ऐसे केस में आपका कीटो फॉर्म लगभग 0% हो जाता है और इनॉल फॉर्म जो इसको फेनॉल हम लोग कहते हैं, ये आपको 100% हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट लेने के लिए 2,4-DNP कंपाउंड को ऐड करते हैं, तो वो नेगेटिव टेस्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म ना के बराबर है और इनॉल फॉर्म 100% के लगभग बराबर है। और ऐसे केस में अगर उसमें आप न्यूट्रल FeCl3 आप ऐड कर देते हैं, तो फेनॉल उसमें आयरन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसी के कारण आपको वायलेट कलर आपको प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है? ये आपको कन्फर्म करता है कि आपको इनॉल फॉर्म वहाँ सिग्निफिकेंट अमाउंट में मौजूद था। खैर, हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डाइकार्बोनिल्स, डाइकार्बोनिल्स में केसेस कुछ बदल जाते हैं। डाइकार्बोनिल्स में कई जगह ऐसे होते हैं कि स्टेबलाइजेशन कुछ और भी फैक्टर से आ जाते हैं। डाइकार्बोनिल्स में जब इनॉल फॉर्म बनता है, डाइकार्बोनिल्स में जब इनॉल फॉर्म बनता है, तो इनॉल में कुछ खास स्टेबलाइजेशन
कहीं कहीं पर आ जाता है, और इसकी वजह से जो परसेंट इनॉल कंटेंट है वो आपको इक्विलिब्रियम पर बढ़ जाता है। ठीक है, कीटो 100% किस में पूछ रहे हैं आप? पढ़ लेते हैं आपका सर जी, तो वो तो ठीक है, यस सर, कीटो 100% होगा ना, किस केस में? अनुष्का किस केस में? स्टेबिलिटी। अरे तो मोनोकार्बोनिल में फिनॉल को छोड़कर बाकी सभी में आपको कीटो फॉर्म 100% होगा, इनॉल 0%। लेकिन फिनॉल के केस में कीटो आपका 0% होगा, और फिनॉल जो कि इनॉल है वो आपको 100% होगा। अब आते हैं डाइकार्बोनिल। डाइकार्बोनिल का कुछ डेटा आप देखिए, फिर इसका थ्योरी स्टार्ट करें। इसको क्लोजली आप देखिए आराम से, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं इसको। क्लोजली देखिए, आराम से, बढ़िया से देखिएगा। देख लिए होंगे आप। अब आप समझिए इसको बढ़िया से। मैं अभी इस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट देता हूं, तब फिर इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैं एक दो बात आपको बताना चाहूंगा। जैसे इस केस में देखिए, फोर्थ केस में कीटोन के बगल में हाइड्रोजन यहां भी, और कीटोन के बगल में हाइड्रोजन आपको यहां भी, कीटोन के बगल में हाइड्रोजन आपको यहां भी है, यहां भी। टॉटोमराइजेशन इस साइड से भी हो सकता है, और टॉटोमराइजेशन इस साइड से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन ज्यादा यूज होता है जहां से इनॉल बनने पर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। अगर यहाँ से टॉटोमराइजेशन करने पर इनॉल फॉर्म को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन यूज होगा। और अगर इसको यूज करेंगे, इस हाइड्रोजन को मैं सारा करके दिखाऊंगा, अगर इस हाइड्रोजन को यूज करेंगे और इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी अगर इस साइड से ज्यादा आ गया, तो फिर ये आपको ज्यादा यूज होगा। ठीक है, खैर यूज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें आपको बतला दें, इसमें आपको इम्पोर्टेंट की अगर बात करें, तो इम्पोर्टेंट आपका केवल ये एक ये और एक ये, यही दोनों इम्पोर्टेंट है, यही दोनों को काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, दोनों फेमस कंपाउंड है। इसका नाम है, अच्छा इधर लिख के बताते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हम लोग लेते हैं, चौथा वाला। इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। इसका क्या नाम है आपका? एसिटाइल एसीटोन नाम है इसका। ठीक है, इसको हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट कि इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। आप देख सकते हैं, इसी को कहते हैं एसिटाइल एसीटोन। इस केस में इनॉल फॉर्म देखिए, इनॉल फॉर्म आपको 76% यहाँ पर लिखे नहीं है, परसेंट इनॉल ये लिखा हुआ है।
76% इसमें इनॉल पाया जाता है, कहीं-कहीं 74% भी लिखा रहता है। देखते हैं इसका लॉजिक क्या दिया गया। यही हमारा एसिटाइल एसीटोन का कीटो फॉर्म, ठीक है। ये जब इनॉल फॉर्म में जाता है तो ये वाला हाइड्रोजन यूज होता है। ये हाइड्रोजन यूज होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये इसका इनॉल फॉर्म है, यही इसका इनॉल फॉर्म है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर ये 76% पाया गया है लगभग, और ये आपको 24% लगभग पाया गया, यानी कि 3/4 यहाँ पाया गया है, 1/4 यहाँ पाया गया, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ। इनॉल फॉर्म में जहां पर हम लोग अभी सीख रहे थे कल कि 0% होता है, और वहां पर 76% आ जाना, ये तो काफी ज्यादा है। ये क्यों हुआ? ये आपसे पूछा जाएगा कि ये 76% होता है, ये क्यों होता है? तो इसका रीजन हम समझते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हम, ये सब बोर्ड वगैरह में भी आ सकता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म इज ड्यू टू। इसका दो रीजन। पहला रीजन है, आपको मैं पढ़ाया हूं, जब आइसोमेरिज्म में इंड कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि 6 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर रिंग इनक्लोजर बना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक ये कारण है, 6 मेंबर्ड रिंग कहीं भी बने, ये सिस्टम को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। ये पहली बार आपके सामने आया है और अब आते रहेगा। 6 मेंबर्ड रिंग बना है, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा दूसरा यहाँ ये होता है, ये देखिएगा गौर से आप, ये एक कंजुगेशन आपको दे दिया, एक्सटेंडेड कंजुगेशन कहते हैं, टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन विद इन द रिंग। रिंग के अंदर में एक्सटेंडेड कंजुगेशन हुआ पहला, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसको बढ़ा, और दूसरा 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों कारणों से इसका स्टेबिलिटी जाता है बढ़, और जब इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है तो इनॉल कंटेंट एक्सपेरिमेंट गवाह है कि 76% आपको हो जाता है, ठीक है। यही दो रीजन आपको वहां एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। लैब टेस्ट इसका देखते हैं। अगर 2,4 DNP अगर इसके इक्विलिब्रियम मिक्सर में डाल दीजिएगा, जो कि कीटोन का टेस्ट है,
तो ये आपको 24% है और यहाँ भी मौजूद है, यानी कि ये टेस्ट आपका पॉजिटिव चला जाएगा। अब रहा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट में क्या होता है कि इनॉल अगर आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, तो आपको वो रिएक्शन चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनॉल फॉर्म आपको 76% में, इनॉल फॉर्म आपको कितना में है? 76% में है, यानी कि आपको ये टेस्ट भी पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, उस कंपाउंड का नाम है एसीटो एसिटिक ईस्टर। एसीटो एसिटिक ईस्टर, इसका फार्मूला होता है यही है दूसरा वाला। अभी से 10 मिनट और चलेगा क्लास। इसका इनॉल फॉर्म बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होता है, ठीक है। ये इसका इनॉल फॉर्म है। आपको बता दें ये केवल 8% पाया जाता है, अब बाकी 92% आपको ये पाया जाता है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये आपको 8% पाया जाता है, बाकी 92% कीटो होता है। ये आपको जो लिखा हुआ है ये कंपाउंड है जो हमारे सामने एग्जाम में दिया जाता है, और ये एक इनॉल फॉर्म कितना होता है इसमें, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में क्या जमीन आसमान का अंतर हो गया कि यहाँ ये 76% है एंड हेयर इट इज ओनली 8%, जस्ट 8%। व्हाई इज सो मच डिफरेंस? तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन करके दिया जाता है, जो नया टर्म है आपके लिए, इसी को कहा जाता है क्रॉस कंजुगेशन। क्या कहा जाता है इसको? क्रॉस कंजुगेशन। मैंने आपको एक टर्म बताया था कि रेजोनेंस हम जब भी दिखाते हैं सिंगल डायरेक्शन में दिखाते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ मैंने दिखाया, आगे बढ़ते दिखाया, यहाँ दिखाया। इसमें जब हम रेजोनेंस दिखाने जाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है और ये यहाँ जाता है, लेकिन इसके पास भी डबल बॉन्ड है, ये आपको यहाँ आता है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ये यहाँ से, ये देखिए इस सेंस में ये आगे बढ़ रहा है और ये इस सेंस में आपको आ गया, तो क्रॉसिंग हो गया ना। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि हमें 2 रोटी हम डेली रात में खाते हैं, 2 रोटी ही हम डेली रोज खाते हैं, कुछ भी रहेगा 2 रोटी का ही हमारा पेट है। समोसा दे दीजिए तो भी 2 रोटी के हिसाब से ही खाएंगे, ठीक है। अगर 3 समोसा बाहर से खा लिए, 2 समोसा बाहर से खा लिए हैं, तो घर में हम 1 रोटी खाएंगे। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा पेट लिमिटेड है कि मैं 2 रोटी के बराबर ही मैं खाऊंगा, ठीक है। ये ऐसा है, इसको समझिए कि मेरा बराबर है कि मैं 100 ग्राम ही रोटी खाता हूँ, 100 ग्राम आटा ही मेरे पेट में जाता है। किसी भी चीज का खाइए 100 ग्राम में खाता हूँ, सिंपली। तो एक चीज बताइए, जब आप घर लौट करके आ रहे थे आज, तो आपने बाहर से कुछ नहीं खाया, तो वो 100 ग्राम का 100 ग्राम खाना आप घर से खा लीजिएगा। अगर आप कल लौट कर आ रहे थे और रास्ते में आप 20 ग्राम खा लिए, तो घर में अब आप कितना खाइएगा? 80 ग्राम। तो घर के हिसाब से आप तो कम खाना खाएं, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पर यही चीज होता है। देखिए इसको खास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में
इस एक्सटेंडेड कंजुगेशन का भी बहुत बड़ा रोल था। समझ गए? अब देखिए, ये सही बात है कि यहाँ भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है। एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा दूर तक कंजुगेशन, यहाँ पर भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है। लेकिन इस ऑक्सीजन की स्थिति देखिए, इसको अब यहाँ से भी पेट भरने हैं, तो यहाँ से वो कम इलेक्ट्रॉन को लेगा कि नहीं लेगा? यहाँ से भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो लेगा। तो इस साइड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रहा था अंदर से, वो कम लेगा कि नहीं लेगा? तो जब कम लेगा तो इसके अंदर में कंजुगेशन कम होगा और इसी से स्टेबिलिटी मिल रहा था, तो स्टेबिलिटी भी कम मिलेगा। और एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये केवल 8% ही एग्जिस्ट करता है और ये आपको 92% एग्जिस्ट करता है। इसी को कहा जाता है क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ से आया और ये उल्टा साइड से आया, इसी को कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ खाली लिख देते हैं, थ्योरी कॉपी में तो आपका लिखा रहेगा क्रॉस कंजुगेशन। इसी के कारण ये केवल 8% हो। ठीक है, अब लैब टेस्ट की इसका बात करें तो 8% 0% नहीं होता है, ये भी पॉजिटिव जाएगा और आपका ये भी पॉजिटिव जाएगा, दोनों आपका पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, यही आपको क्रॉस कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं थोड़ा लौट करके यहाँ, अब आप इसको फिर से देखिए एक बार, 10 सेकंड देखिए, 20 सेकंड। देख लिया? इसमें आप एक चीज देखिए कि जब आप यहां पर थे, जब आप यहां पर थे तो आप इस स्ट्रक्चर में थे, यहां 76% था। ठीक है, आप यहां पर इसको हटाकर इस फिनाइल को ले आइए, यानी यहां पर आपको फिनाइल आ जाएगा। फिनाइल भी आपको यहां से इलेक्ट्रॉन क्लोराइड सिस्टम को देगा और आपको स्टेबिलिटी और बढ़ेगा, इंटरनल कंजुगेशन बढ़ेगा। और ये देखिए आपको 89% इनॉल हो गया और दोनों साइड अगर फिनाइल ले आते हैं तो बढ़ करके ये इवन 100% तक हो गया। यानी फिनाइल के आना इस साइक्लिक कंजुगेशन को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, परसेंट इनॉल कंटेंट को बढ़ाता है। अब आप थोड़ा इधर आइए, ये आपको क्रॉस कंजुगेशन OC2H5 ला रहा था, ये आपको OC2H5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। नतीजा ये हुआ कि 0% मुझे इनॉल मिला, यानी कि ये टॉटोमराइजेशन नहीं के बराबर जाएगा। अब एक साइड इसको हटाकर मिथाइल ले आए तो 8% इनॉल हो। अब इससे अच्छा कंजुगेशन देने वाला फिनाइल ले आए तो 21% पर चला गया। समझ गए? ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये मैं भी याद रखता हूँ, आप भी याद रखिएगा। कई जगह जानते हैं इसमें से कुछ भी उठा के देगा, तो आपको डेटा याद रहेगा ना, तो आपको काम आ जाएगा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे सीखना होता है रेसमाइजेशन एंड टॉटोमराइजेशन। रेसमाइजेशन और टॉटोमराइजेशन साथ साथ कैसे होता है? रेसमाइजेशन क्या पूछ रहे हो बाबू? पीएच में 100% इनॉल कैसे हुआ? एक बार और, पीएच में मैंने, आप ये लास्ट वाला पूछ रहे हो, ये लास्ट वाला पूछ रहे हो?
वो इस तरह से हुआ कि आपको यहाँ अगर फ़िनाइल लग जाता है, तो वो इसके साथ कंजुगेशन में ना हो जाएगा। कंजुगेशन में होने से इसका स्टेबिलिटी और बढ़ जाए। इस तरह से वो 100% हो जाता है। रेसमाइजेशन एंड टॉटोमेरिज्म। रेसमाइजेशन एंड टॉटोमेरिज्म। रेसमाइजेशन एंड टॉटोमेरिज्म में सुनिए, मैं इस पीरियड को ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। चूँकि 2 मिनट है, मैं इसको खत्म नहीं कर पाऊँ। अगला पीरियड में इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगला आप जॉइन करिएगा, 50 हो गए। 3 बजे जॉइन करिएगा पूरे।